हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। हमने पहली दो क्लासेस जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के ऊपर कवर कर ली थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखा था। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप आई आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले वो दोनों वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बाद आपका एक फ्लो बनेगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के अंदर जीएस सेक्शन होता है, उस जीएस सेक्शन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीटली जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया से मिलने वाले हैं। अब जितने सारे इसके टॉपिक्स हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही पार्ट है। मतलब इस पार्ट से श्योर शॉर्ट है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट पूरी जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इसके साथ साथ क्या पावर्स हैं वो देखेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे पार्ट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे, देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देन क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, देन ओथ ऑफ जजेस, देन टेन्योर ऑफ जजेस, देन रिमूवल ऑफ जजेस, देन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस, देन एक्टिंग चीफ जस्टिस, देन एड हॉक जजेस, देन ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टोटल 10 टॉपिक है। ये पूरे के पूरे 10 टॉपिक आपके कवर होंगे और श्योर शॉर्ट है कि इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, ताकि जो है एक फ्लो बन सके इस पूरे टॉपिक में। हमने इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसका एग्जिस्टेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हुआ था इंडिया में, और जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो कंप्लीटली जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी जो थी हमारी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी, इन तीनों में जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये तीनों आपस में अपने वर्डिक्ट के लिए, अपने ज्यूरिसडिक्शन के लिए लड़ जाते थे। उनको उनका ज्यूरिसडिक्शन समझ में नहीं आता था। वो उनसे बोलते थे कि भाई ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन था, इसे आपने गलत कैसे कहा, लाइक इस तरह से। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज करा कि एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो इन तीनों को कमांड कर सके। तो फाइनली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया और जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसे कन्वर्ट कर दिया गया हाई कोर्ट्स में। मतलब प्रेसिडेंसी के अंदर अब हाई कोर्ट आ गई और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है इंडिया में स्टैब्लिश करा गया। कहाँ करा गया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को? तो दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश करा गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। Now, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है एस्टेब्लिश करा गया। और इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई, फर्स्ट सिटिंग हुई या फर्स्ट हियरिंग हुई, वो 28 जनवरी 1950 में हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज कॉल्ड अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या होता है वो अभी हम लोग देख लेंगे। ये जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब लास्ट अपील हम लोग यहीं पे कर सकते हैं और इसका जो वर्डिक्ट होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। इसे हम लोग गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर पहला जो पॉइंट है वो ये है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड द चैप्टर 6 ऑफ द यूनियन जुडिशरी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चैप्टर 6 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन करा गया है ये अगर बोलूं तो पार्ट 5 के अंदर, जहां पे द यूनियन टॉपिक का नाम है, ठीक है। मतलब पार्ट 5 द यूनियन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करा गया है। और उस पार्ट 5 में कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 6 आता है द यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 124 टू 147, 124 से लेकर के 147 तक का आर्टिकल जो कि पार्ट 5 के अंदर मेंशन है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शंस, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहां से कहां तक का आर्टिकल जो है वो डेडिकेटेड है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आर्टिकल 124 से 147 तक का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124(1) states that there shall be a सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 124
का एक, ठीक है, 124 अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं आर्टिकल को, तो 124.1, 124.1, तो या फिर 124 आर्टिकल का पार्ट 1 जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे और इसके अलावा 7 और जजेस होगा। मतलब जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है वो हमें टोटल सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना बताता है, 8 बताता है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 7 अदर जजेस हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करा गया है उसके अंदर है। अगर हम लोग एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 31 जजेस हैं। अब इन 31 जजेस में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 30 अदर जजेस हैं। एट प्रेजेंट 2019 में एक बिल पास हुआ था जिस बिल के अकॉर्डिंग जो है 4 और जजेस जो है इंक्लूड करके टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 31 से 34 कर दी गई। यानी कि इस 34 में एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बाकी जो 33 हैं वो अदर जजेस हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट जो एक्चुअली में होगा वो कहां पे होगा, दिल्ली के अंदर होगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का प्लेस चेंज कर सकती है। जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मेरा अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। तो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 217 कहता है, 217 आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। बाकी जो अदर जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो जब भी हम लोग क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात करते हैं तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नीचे जो कुछ क्वालिफिकेशन जो दी हुई हैं वो होना इंपॉर्टेंट है। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। He should have been judge of high court or a high court in succession for 5 years। मतलब या तो किसी एक हाई कोर्ट का वो 5 साल के लिए जज रहा हो या फिर बहुत सारे हाई कोर्ट का टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स तक वो जज रहा है। मतलब 2 साल सपोज करिए दिल्ली हाई कोर्ट का रहा, फिर 2 साल जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का रहा, फिर जो है 1 साल जो है वो कहीं और का रहा, तो कोलकाता हाई कोर्ट मान लेते हैं। तो इस तरह से करके जो है 5 साल उनके पूरे होने चाहिए एज अ जज ऑफ द एनी हाई कोर्ट। नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन वो ये है, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। The Constitution has not prescribed the minimum age of the appointment of a judge of the Supreme Court। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मिनिमम एज जो है जजेस की वो रिक्वायर्ड मेंशन नहीं करी गई है, मतलब कितना होना चाहिए मिनिमम एज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है मेरा ओथ और अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बन जाता है वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के सामने एक ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। तो शपथ लेता है, क्या शपथ लेता है, पहला जो पॉइंट है वो ये है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तीसरा, टू ड्यूली एंड फेथफुली and to be the best of his ability, knowledge and judgment to perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will. Last है number 4th, to uphold the constitution and the laws। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ओथ है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ओथ के रिगार्डिंग, लेकिन आपको जान के रखना है। हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओथ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत होगा, आपको वो छाट के निकालना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेन्योर ऑफ जजेस की। तो जज का कितना टेन्योर होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स्ड टेन्योर जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है जजेस के बारे में।
However, it makes the following 3 provision in this regard. 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। पहला जो है वो है he holds office until he attains the age of 65। मतलब जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता, 65 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by the parliament. Second है he can resign his office by writing to the president। अगर वो president को जो है एक writing में जो है एक letter लिख करके resignation दे सकता है। और तीसरा है he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। अगर parliament ने recommend करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए या फिर और भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी को हटाने के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट उसे हटा सकता है। मतलब अगर पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन दिया तो जाके प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा रिमूवल ऑफ जजेस। जज को कैसे रिमूव किया जाता है? तो सबसे पहले है कि जज को रिमूव करने का जो मेन अधिकार है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर देता है या ऑर्डर पास करता है जिसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ऑर्डर देता है? तो पार्लियामेंट है, उन्होंने अगर एक पर्टिकुलर सेशन में अगर ये प्रस्ताव रखा कि उसी सेशन के अंदर इस ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इन्हें जो है हटाना है, इन्हें रिमूव करना है इनके पद से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये काम करेंगे। नाउ इसके लिए जो है ये ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला, पार्लियामेंट ने बोला और प्रेसिडेंट ने हटा दिया। एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत इसे किया जाता है जिसमें 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर का कंसर्न जो है होना चाहिए, उनका एसेंट होना चाहिए, मतलब वो उनकी सहमति होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाएंगे उनके पद से। 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे जो है उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाया जाता है। पहला होता है कि मिसबिहेवियर, मतलब अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उन्होंने ओथ लिया हुआ था, जो उनके स्पीच में थी कि वो ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके बिहाफ पर, या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है इनकैपेसिटी, अगर वो इनकैपेबल है किसी एक पर्टिकुलर जजमेंट के लिए या फिर उन्होंने गलत वर्डिक्ट दे दिया, तो उस सिचुएशन पे उस जज को हटा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नाउ नेक्स्ट है मेरा सैलरी एंड अलाउंस। तो जब भी हम लोग सैलरी एंड अलाउंस की बात करते हैं तो चूंकि 2016 के अनुसार जो है ये डाटा है और ये गवर्नमेंट ऑफ साइट से मैंने लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो doi.government.in.pay allowance, यहाँ से मैंने डाटा लिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी होती है वो 2,80,000 पर मंथ होती है। और पेंशन यहाँ मेंशन है, ग्रेट्युटी मेंशन है। पेंशन और ग्रेट्युटी ये आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन सैलरी से क्वेश्चंस आया हुआ है पहले भी, तो सैलरी आपको याद होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? 2,80,000। अगर इनके अलावा बाकी जितने भी जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी कितनी होती है? 2,50,000 पर मंथ। और वहीं जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.25 लाख यानी 2,25,000 पर मंथ। नेक्स्ट है मेरा एक्टिंग चीफ जस्टिस। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन, क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो खाली है तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब यही होता है सिंपल कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्चुअल में कोई नहीं है तो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किसी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करना। सेकेंड जो है कंडीशन वो क्या है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्पररी एब्सेंट। मान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी में गए, वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि आपको 1 मंथ का जो है एक अलग एनवायरनमेंट में आपको रहना है, तो वो चले गए किसी हिल स्टेशन में रहने के लिए। तो उस सिचुएशन में जो है कोई एक पर्सन एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करेगा, उनका रोल प्ले करेगा, विच विल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अनेबल हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। मान लेते हैं उन्हें कोई सीरियस डिजीज है तो उस सिचुएशन पे वो जो है वर्डिक्ट नहीं ले सकते, तो उस सिचुएशन पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी और जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को जो है वो एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त करेंगे, उसे घोषित करेंगे।
नेक्स्ट मेरा एडहॉक जज। नाउ एडहॉक जज जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस में हमने ये देखा था कि किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को टेम्पररी बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करा जाता है। उसी तरीके से जब भी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कोरम से उनकी संख्या कम हो जाती है। कोरम क्या होता है? तो एक्चुअल डेफिनेशन है कोरम का, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन। मतलब किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए जितने सारे मिनिमम मेंबर्स की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कोरम कहते हैं। नॉर्मल ये डेफिनेशन है कोरम का, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में कोरम का मतलब ये हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ जज रिक्वायर्ड टू हियर अ केस। बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा होता है तो उसमें जो चीफ जस्टिस के अलावा 2 और जजेस हमेशा बैठते हैं। सिटिंग जो होती है वो 3 जजेस की होती है या फिर 4 जजेस की होती है। कब 3 जजेस की होती है, कब 4 जजेस की होती है, ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कोरम, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोरम है, तो अगर ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के छुट्टी पर हैं या कहीं गए हुए हैं, ठीक है, तो या फिर बीमार है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, वो कोई भी हाई कोर्ट जाएंगे और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसेंट से जो है किसी एक जज को या फिर जितने जज की रिक्वायरमेंट है उतने जज को जो है वो हाई कोर्ट से वो चूज करेंगे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी बेसिस। मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए होगा उतने टाइम पीरियड के लिए वो उन सारे जज को हाई कोर्ट से पिक करेंगे और उसे बोलेंगे कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड के लिए जो है जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का। और जब तक वो जज बनेंगे तब तक वो अपने सारे पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उसे एंजॉय करेंगे, उनकी सैलरी जितनी होती है वो एंजॉय करेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो है मतलब इस तरह के जजेस को, मतलब आप समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो टेम्पररी बेसिस पे बनता है, कौन बनता है? तो हाई कोर्ट के जज। किसके कंसेंट पे बनता है? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसेंट पे। कौन बनाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के जजेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडहॉक जज कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पावर्स हैं या ज्यूरिसडिक्शन है। पहला जो है वो कहलाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेन ज्यूरिसडिक्शन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर्स है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे वो सुलझा सके, या फिर 2 स्टेट के बीच अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उसका वो निवारण कर सके। किस किस तरह का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है तो इसे एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेरा रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और श्योर शॉर्ट है, इससे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेगा। सबसे पहले रिट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का एक लीगल दस्तावेज, एक लीगल स्टेटमेंट जो कि रिटन फॉर्मेट में हो तो उसे हम लोग कहेंगे रिट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने सारे रिट आते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरा हैबस कॉर्पस, दूसरा है मेरा मेंडमस, तीसरा है मेरा क्यू वारंटो, देन प्रोहिबिशन, देन सर्ट्यूरेरी। ये जो 5 टाइप के रिट हैं इसमें से जो फर्स्ट 3 जो रिट है वो किसी भी तरह का पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लागू होता है। बाकी जो 2 रिट हैं वो कोर्ट इशू करती है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ ये जो रिट है, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। और हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की, वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट को दी गई है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो रिट हैं वो होते क्या है। तो पहला जो रिट है वो है मेरा हैबस कॉर्पस। बेसिकली हैबस कॉर्पस जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन को डिटेन कर लेता है, डिटेन का मतलब होता है कैद कर लेना, तो डिटेन कर लेता है तो कोर्ट जो होगा वो डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट में लाने के लिए जो है एक नोटिस जारी करता है। दैट नोटिस इज नोन एज, दैट लीगल नोटिस इज नोन एज हैबस कॉर्पस। और फाइनली जब वो कोर्ट में लाया जाता है, पेश किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो चेक करती है या हाई कोर्ट जो है ये चेक करती है कि इस पर्सन को जिसे डिटेन करा गया था वो लीगल है या नहीं।
अगर डिटेंशन जो है लीगल नहीं होता है तो डिटेनी को क्या करती है, कोर्ट रिलीज कर देती है, फ्री कर देती है, और जिसने डिटेन किया था उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। क्लियर हुआ? इसे अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो सपोज करिए कि कोई पुलिस वाला है, उसने क्या करा, किसी एक पर्सन को उठाया और संदेह के बिहाफ पे, मतलब किसी चीज के लिए सस्पेक्ट वो माना गया था, तो उसे पकड़ करके जो है वो जेल में डाल देती है। 1 महीने 2 महीने तक बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उस केस में अगर उसके परिजन, उसकी फैमिली पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेगी कि हमारे इस पर्सन को जो है किसी पुलिस वाले ने, इस पुलिस वाले ने जो है पकड़ के जेल में डाला हुआ है, तो उस केसेस में जिस पुलिस वाले ने उसे जेल में डाला था उसके अगेंस्ट हैबस कॉर्पस जो है वो इशू करा जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मेरा मैंडेमस। नाउ मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, वी कमांड मतलब मैं तुम्हें कमांड देता हूं, मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। बेसिकली मैंडेमस क्या है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम सही से नहीं करता है या करने से रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुम्हारा काम ये नहीं करूंगा, तो उस केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट है, सॉरी, वो उस पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट में एक लीगल नोटिस जारी करती है, जिसे हम लोग मैंडेमस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। बेसिकली क्या है, जैसे सपोज करिए कि आपका जो है स्कूटर या बाइक जो है वो चोरी हो गया, आप गए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और आपने जो है अपने बाइक की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो जो हवलदार था या जो थानेदार था उसने बोला कि भाई मैं नहीं लिखूंगा तुम्हारी रिपोर्ट। तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि उसने जो है आपका रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, यानी कि उसका जो काम था रिपोर्ट लिखना, उसने उस काम के लिए मना कर दिया जिसे के लिए गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट करा है। तो उस केसेस में या तो आप कंसर्न हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं या फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं कि जो पुलिस वाला है उसने जो है उसके अगेंस्ट जो है कहा कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो उस केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट होगी उस स्टेट की, वो जो है उस पर्सन के अगेंस्ट, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में जो है मैंडेमस जारी करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मेरा क्यू वारंटो। बेसिकली क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किस अथॉरिटी के थ्रू या किस वारंट के थ्रू। इट इज इशूड टू प्रिवेंट अशरपर। अशरपर का मतलब जिसने कुछ कब्जा कर लिया, जिसने कुछ हथिया लिया है। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिवेंट अशरपर from wrongfully occupying a substantive public office enjoying certain privileges and franchise from that public office when he doesn't have the authority to do so। मतलब क्यू वारंटो पर्टिकुलरली उस पर्सन के अगेंस्ट जारी किया जाता है जो किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई कर रहा हो। मतलब कोई एक ऐसा ऑफिसर जो कि किसी एक पर्टिकुलर पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिस को ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब उसका जो है एक स्टाफ है, उसका एक वर्कर है या उसका अंदर एक ऑफिसर है और जो है उसके सारे जो फैसिलिटीज हैं वो उसे एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो जो कोर्ट होगी वो उसके अगेंस्ट में जो है क्यू वारंटो जो है जारी करेगी, जिसके थ्रू कोर्ट उससे पूछेगी कि आपके पास क्या हक है जो आप जो है इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। मतलब इसे एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यू वारंटो में जैसे सपोज करिए कि आपने ये तो सुना होगा कि लोग जो है घूस दे करके जो है जॉब ले लेते हैं, ब्राइब दे करके, पैसे दे करके जॉब ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सपोज करिए, तो उस केसेस में क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं जेसीए एग्जाम में जो है कुछ लड़कों ने पैसे दे करके 10-10 लाख रुपए दे करके जो है जॉब पाली। बाद में जो है किसी एक पर्सन को लगा जो कि मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, जो अपनी एबिलिटी से वहां तक पहुंचा है, उसे इस पर्सन पे शक हुआ, भाई इसे आता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ये जॉब कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे। तो ऑब्वियस है उसने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पर्सन के अगेंस्ट जो है एक जो है अपील कर दी कि इस पर्सन के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके कारण जो है वो इस पोस्ट पे जो है इस पोस्ट को एंजॉय कर सकता है। तो उस केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस पर्सन के अगेंस्ट क्यू वारंटो जो है जारी करेगी, जिसके थ्रू ऑफिसर्स जो है ये चेक करेंगे कि ये पर्सन की एलिजिबिलिटी है या नहीं, इस पर्सन ने कौन कौन से क्वालिफिकेशन जो है एक्वायर करे हुए हैं, इस पर्सन की डिग्री क्या है,
इस पर्सन ने इस जेसी एग्जाम को क्वालिफाइड करा था कि नहीं करा था, कितने मार्क्स आए थे। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी और फाइनल डिसीजन लेगी कि ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेरा प्रोहिबिशन। बेसिकली प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, मतलब मना करना या रोकना। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it doesn't possess। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये एक स्टेट है, इस स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ये, दोनों डिस्ट्रिक्ट में 2 हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में बाद में आएंगे, पहले मान लेते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के 2 पर्सन है, एक पर्सन जो बाइक चला रहा होता है और एक दूसरा पर्सन जिसकी एक्सीडेंट हो गई होती है। अब ये जो इवेंट है एक्सीडेंट होने का, वो इस डिस्ट्रिक्ट में ना होकर के इस डिस्ट्रिक्ट में होता है। मतलब मान लेते हैं दोनों बाइक से जा रहे होते हैं, मतलब और दोनों की टक्कर इस वाले स्टेट में हो सकती है, किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस बाइक वाले ने जो है दूसरे पर्सन को इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ठोक दिया, मतलब एक्सीडेंट हो गई उसकी। अब जो है पुलिस जो है वो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस होगा वो जो है दोनों को पकड़ेगा, पकड़ के जो है कोर्ट में पेश करेगा। अब जब कोर्ट में पेश करा तो चूंकि जो है दोनों पर्सन जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हाई कोर्ट जो होगा वो इस वाले कोर्ट को जो है एक प्रोहिबिशन का एक नोटिस भेजेगा, जिसके थ्रू ये कहा जाएगा कि ये जो केस है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये किसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। तो आपको जो है इसे कहाँ भेजना चाहिए, इसे इस डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लीगल नोटिस होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है मेरा सर्टियोररी। बेसिकली सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू स्क्वैश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट। मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है। सर्टियोररी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और इसके केस में मतलब इसके ज्यूरिसडिक्शन में एक पावर नहीं है कि आप जो है किसी को मृत्यु दंड दे सकते हो, सपोज करो। लेकिन जो है इसने क्या करा, इसने अपने पावर्स से आगे बढ़ करके किसी एक पर्सन जो डिटेनी था उसे जो है प्राण दंड घोषित कर दिया। तो उस सिचुएशन में जो इससे हायर कोर्ट होगी, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगी, इसके डिसीजन को रद्द कर देगी, बोली कि नहीं इसका वर्डिक्ट गलत है। अब जो है सुनवाई जो होगी वो यहाँ पे नहीं होगी इस पर्सन की, हाई कोर्ट में होगी या डायरेक्ट मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो इस तरह का जो पावर होता है, इस तरह का जो लीगल नोटिस होता है, दिस इज कॉल्ड सर्टियोररी। नेक्स्ट है मेरा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। बेसिकली अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है अगर वो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जजमेंट से नाखुश है, मतलब खुश नहीं है। अब इसमें किस किस तरह का अपील होता है, तो अपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है अगर उसके अगेंस्ट या उससे रिलेटेड अगर कोई अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के कोई भी पर्सन अपील कर सकता है। उसी तरह से अपील्स इन सिविल मैटर्स है, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स है एंड अपील बाय स्पेशल लीव है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप याद रखिएगा जो कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मेरा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है, उनसे जो है सलाह ले सकता है, उनका ओपिनियन जो है वो समझ सकता है, जान सकता है। किस मैटर्स में, तो 2 मैटर्स हैं। सबसे पहले पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे लॉ या कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पब्लिक के हित में है, मतलब जनहित में जारी हुए हैं और वर्तमान टाइम पीरियड में वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इशू है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, क्या सही डिसीजन होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है वो उनका ओपिनियन जान सकता है। कौन जान सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जान सकता है। किससे जान सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सजेस्ट कर सकती है कि हाँ भाई देखिए सर ऐसा ऐसा, मतलब इसमें इस फील्ड में ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट हो जाता है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कोवेनेंट है, एंगेजमेंट है, इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उस सिचुएशन में जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओपिनियन जो है जान सकता है एज एन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन।
मतलब ये सारी चीजें जो है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर आती है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस दे सकती है पब्लिक इम्पोर्टेंस के से जुड़े हुए लॉज और मैटर्स में, किसे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट मेरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर्स है कि वो जितने भी जजमेंट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, जो एक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, उसे जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करे। और इवन इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है उन्हें भी वो कहती है कि वो सारी चीजें जो है मेंटेन करके रखें। अगर किसी कारणवश से अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, मतलब कोर्ट की अवहेलना होती है, तो इसके लिए पनिशमेंट वगैरह सब है, फाइन है, आप इसे रीड कर लेना। लास्ट है मेरा जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे श्योर शॉर्ट है, क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है कि अगर जो है पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा लॉ पास किया है जो कि लोगों के हित में नहीं है या फिर उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेट कर रहा है, तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित कर दे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर और उसके पावर्स थे। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये जो पीडीएफ है वो कंप्लीटली फ्री है और आपको निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।